हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है, हम टेक्सटाइल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल और परसों मिला के हमने अपने पूरे 95 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि आपकी मंजू पाटनी मैम की बुक के थे। आज आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो बिल्कुल नए मिलने वाले हैं। हमने उसको पहले डिस्कस नहीं किया है। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, तो आप साथ में पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। तो जब भी आपको कुछ नया मिले तो उसे नोट डाउन ज़रूर किया कीजिए, ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। तो आप नंबर मत काउंट कीजिएगा, मतलब क्वेश्चन को मत काउंट कीजिएगा। लास्ट में लेकिन मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और साथ में पेन और नोटबुक ले लीजिए, मैं वापस आपको बता रही हूँ, ठीक? तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोसेलुलोज की खोज हुई, यानी कि नाइट्रोसेलुलोज की खोज किस सन में हुई थी? 1884 में हुई, 1890 में हुई, 1892 में हुई या फिर 1910 में हुई? तो आपको पता है कि जो नाइट्रोसेलुलोज है उसकी खोज कब हुई? वो हुई थी 1884 में, यानी कि 1884 में हुई थी। और जो आपका कुप्रामोनियम है इसकी खोज कब हुई? तो 1819 में हुई, 1890 में हुई। और जो आपका विस्कॉस है उसकी खोज 1892 में हुई थी, ठीक? तो साथ में इन तीनों को आप एक साथ नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे हमने थ्योरी की क्लासेस में इसको डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार पूरा टेक्सटाइल रिकॉल करवा रही हूँ, तो इसीलिए आप साथ में इन सबको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका 100% रसायन से तैयार रेशा है। इसमें से आपका कौन सा ऐसा रेशा है जो 100% रसायन से बनाया गया है? क्या वो रेयॉन है? क्या वो नायलॉन है? क्या वो रेशम है? या फिर वो इनमें से कोई नहीं है? तो आपको पता है ये जो हमारा रेशम है, रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी प्राणिज जगत का रेशा है। रेयॉन जो है ये आपका 50% सेलुलोज होता है इसमें, और 50% ही इसमें रसायन पाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ये जो नायलॉन होता है, नायलॉन आपका 100% रसायन से तैयार किया हुआ रेशा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनिया सिल्क के नाम से जाना जाता है। इनमें से आपका कौन सा है जो अमोनिया सिल्क के नाम से जाना जाता है? आपको पता है ये तीनों विधियां जो हैं, ये तीनों विधियां आपकी रेयॉन बनाने की विधि हैं। विस्कॉस की बात करें, विस्कॉस रेयॉन, इप्रामोनियम विधि और नाइट्रोसेल्यूलोज, इन तीनों विधियों से आप किसको बनाते हैं? तो आप इससे रेयॉन का निर्माण करते हैं। अब लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें से अमोनिया सिल्क कौन सा है? एक ऐसी विधि थी जिसमें हमने अमोनिया का प्रयोग किया था, इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया था? अमोनिया सिल्क नाम दिया था। अब आपको बताना है वो इनमें से है कौन सा? क्या वो विस्कॉस है? क्या वो कुप्रामोनियम है? क्या वो नाइट्रोसेलुलोज है? या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो हमें पता है, हमने पढ़ रखा है क्या कि जो कुप्रामोनियम बीज थी उसमें हमने अमोनिया का प्रयोग किया था, और इसी वजह से हमने उसे अमोनिया सिल्क नाम भी दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला कुप्रामोनियम विधि, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, कताई मशीन का आविष्कार हरग्रीव्स द्वारा कब हुआ? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कताई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा हुआ? तो आंसर क्या होगा आपका? आपका उत्तर होगा हरग्रीव्स के द्वारा हुई थी।
अब लेकिन बताना है कि कब हुई थी, किस सन में इसकी खोज की गई थी। 1769 में हुई, 1764 में हुई, 1779 में हुई या फिर 1785 में हुई। तो जो आपकी कताई मशीन थी, कताई मशीन का आविष्कार तो हरग्रीव्स द्वारा हुआ था, लेकिन किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1764 में हुआ था। वहीं बात की जाए अगर 1769 में क्या हुआ था, तो 1769 में आपकी फ्रेम कताई का आविष्कार हुआ था और 1779 में क्या हुआ था, तो इसमें म्यूल कताई का आविष्कार हुआ था। किसका हुआ था? तो इसमें म्यूल कताई का आविष्कार हुआ था। वहीं अगर हम बात करें 1785 की, तो 1785 में हमने पावर लूम का आविष्कार किया था। अब अगर आपने रिवीजन किया है, तो एक बार मुझे इनके नाम बता दीजिए। जैसे यहाँ पर बताया गया कि कताई मशीन का आविष्कार हरग्रीव्स ने किया। कब किया? 1764 में किया। तो वैसे आपको बताना है कि ये फ्रेम कताई का आविष्कार 1769 में किसके द्वारा हुआ, म्यूल कताई का आविष्कार किसके द्वारा हुआ और पावर लूम का आविष्कार किसके द्वारा हुआ। सन यहाँ पर आपको तीनों दिया गया है, मैंने आपको तीनों के नाम बता दिए हैं। अब आपको इनके आविष्कारक के नाम बताने हैं, ठीक? उम्मीद है कि आप बताएंगे ज़रूर। अगला क्वेश्चन है आपका, पावर लूम का आविष्कार किसके द्वारा हुआ? अब सन आप बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया क्या कि पावर लूम का आविष्कार किसके द्वारा हुआ। क्या क्रॉम्पटन के द्वारा हुआ, आर्कराइट के द्वारा हुआ या फिर कार्टराइट के द्वारा हुआ, या इनमें से किसी ने भी नहीं किया। तो आपको पता है कि जो पावर लूम का आविष्कार हुआ था, वो तो किया था आर्कराइट ने। किसने किया था? आर्कराइट ने किया था। लेकिन अब सॉरी, जो आपका पावर लूम है उसका आविष्कार तो कार्टराइट ने किया था। किसने किया था? कार्टराइट ने किया था। और अब दो आविष्कारक आपके बच रहे हैं, कौन कौन? एक क्रॉम्पटन बच रहे हैं और एक आर्कराइट बच रहे हैं। तो जो क्रॉम्पटन थे, उन्होंने म्यूल कताई का आविष्कार किया और जो आपके आर्कराइट थे, इन्होंने कताई फ्रेम का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर आपसे लेकिन पूछा क्या गया है? यहाँ पर आपसे पावर लूम के बारे में पूछा गया है। तो पावर लूम का आविष्कार किसके द्वारा हुआ? वो हुआ था कार्टराइट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आर्कराइट कार्टराइट में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पावर लूम का आविष्कार कार्टराइट ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे महंगा कोट मिंक कोट बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या अंगोरा बकरी के द्वारा बनाया जाता है? क्या विक्यूना ऊंट से बनाया जाता है? मेरिनो भेड़ से बनाया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये तो जब हम ऊन का चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में ही हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा कोट मिंक कोट विक्यूना ऊंट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो जो दुनिया का सबसे महंगा कोट मिंक कोट है, वो विक्यूना ऊंट से बनाया जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम श्रेणी की ऊन में सल्कों की संख्या पाई जाती है। अब यहाँ हम सल्कों की संख्या तो बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि जो प्रथम श्रेणी का ऊन है उसमें हम किसे रखते हैं, मतलब किसे रखते हैं प्रथम श्रेणी के अपने ऊन में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सल्कों के बारे में। तो प्रथम श्रेणी का जो ऊन होता है उसमें सल्कों की संख्या कितनी पाई जाती है? क्या 1000 से 3000 पाई जाती है? क्या 8000 से 10,000 पाई जाती है? क्या 500 से 1000 पाई जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका प्रथम श्रेणी का ऊन होता है, उसमें जो सल्कों की संख्या होती है वो 1000 से लेकर 3000 के बीच में होती है। कितनी होती है?
तो 1000 से 3000 के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस श्रेणी की ऊन में सल्कों का अभाव पाया जाता है? मतलब जितनी अच्छी श्रेणी उतना उसमें सल्क पाया जाता है। अब बताना है आपको कि किस श्रेणी की ऊन में सल्कों का अभाव पाया जाता है। अब हमने बताया कि जितना अच्छा आपका ऊन होगा, सल्कों की संख्या उतनी अधिक होगी। तो हमने प्रथम श्रेणी में क्या किया? हमने प्रथम श्रेणी में सबसे अच्छे ऊन को रखा। सबसे अच्छा ऊन जिससे प्राप्त हो रहा था, हमने उसको रखा प्रथम श्रेणी में। अब प्रथम श्रेणी में सबसे ज़्यादा सल्क होंगे, द्वितीय श्रेणी में उससे थोड़ा कम होंगे, और जो तृतीय श्रेणी है उसमें और भी कम होंगे। लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी है आपका, इसमें सल्कों की संख्या का अभाव होता है, मतलब इसमें सल्क नहीं पाए जाते हैं। ठीक, क्या होता है? तो सल्कों की संख्या का इसमें अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मिली जुली जाति के भेड़ से प्राप्त ऊन है। मतलब जो मिली जुली जाति की भेड़ का ऊन होता है, आपने उसे किस श्रेणी में रखा है? जैसे प्रथम श्रेणी में आपने रखा मेरिनो को। ठीक, तो आपको बताना है जो मिली जुली जाति के भेड़ हैं, उनसे जो आपको ऊन प्राप्त होता है, आपने उसे किस श्रेणी में रखा है? क्या प्रथम श्रेणी में रखा है, द्वितीय श्रेणी में रखा है, तृतीय श्रेणी में रखा है, या फिर चतुर्थ श्रेणी में रखा है? तो जो आपकी मिली जुली भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, आपने उसे चतुर्थ श्रेणी में रखा है। जो चतुर्थ श्रेणी के ऊन होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं। अब जब ये निम्न कोटि के होते हैं, तो इनसे जो वस्त्र बनाए जाएंगे वो भी निम्न कोटि के होंगे। क्या वो अच्छे होंगे? नहीं। तो जैसे ये उत्तम कोटि का ऊन होगा तो वस्त्र भी उत्तम कोटि के बनेंगे। अगर जो ऊन है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो वस्त्र की क्वालिटी कहाँ से अच्छी हो जाएगी? तो जो आपका मिली जुली जाति के भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, हमने उसे चतुर्थ श्रेणी में रखा है। और जो चतुर्थ श्रेणी का ऊन होता है वो निम्न कोटि का होता है, और जो इससे वस्त्र बनाए जाते हैं वो भी निम्न कोटि के ही होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन प्रथम श्रेणी का ऊन होता है। यह पाया जाता है, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो मेरिनो भेड़ है, मतलब मेरिनो जाति का जो भेड़ है, ये कहाँ पर पाया जाता है? क्या ये अमेरिका में पाया जाता है, स्पेन में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, या फिर इनमें से कहीं नहीं पाया जाता है? तो जो आपका मेरिनो जाति का भेड़ होता है वो पाया जाता है स्पेन में। कहाँ पाया जाता है? ये स्पेन में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ऊन के रंग का निर्धारण करता है। ये सबसे पहले तो ये जो आपका ऊन होता है, इसके ये 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। सबसे बाह्य परत क्या है? तो वो है आपका क्यूटिकल। मध्य का परत कॉर्टेक्स है, और सबसे आंतरिक परत जो है वो मेडुला है। ठीक, जिसमें मेडुला का आकार जितना छोटा होगा, वो ऊन उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक, तो अब आपको ये बताना है कि जो ऊन के रंग का निर्धारण करता है, कौन करता है? वो क्या क्यूटिकल करता है, क्या कॉर्टेक्स करता है, क्या मेडुला करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऊन के रंगों का निर्धारण कौन करता है? वो करता है आपका कॉर्टेक्स करता है। कौन करता है? कॉर्टेक्स करता है, यानी कि जो मध्य की परत होती है वो करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्यूटिकल के भाग हैं। क्यूटिकल के इनमें से कौन भाग हैं? एपिक्यूटिकल है, एक्सोक्यूटिकल है, सब क्यूटिकल है, उपरोक्त सभी। तो जो ऊन में क्यूटिकल पाया जाता है, उस क्यूटिकल के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला है एपिक्यूटिकल,
दूसरा है आपका एक्सोक्यूटिकल और तीसरा है आपका सबक्यूटिकल। इसका मतलब जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही आपके क्यूटिकल के सब पार्ट होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, रेयॉन बनाने की कुप्रामोनियम विधि का विकास किया, यानी कि जो रेयॉन बनाने की जो कुप्रामोनियम विधि है, इस विधि का विकास किसने किया था? क्या रॉबर्ट हुक ने किया था? क्या जॉर्ज एडमर्स ने किया था? दिस्पिसिज ने किया था? या इनमें से किसी ने भी नहीं किया था? तो जो रेयॉन बनाने की कुप्रामोनियम विधि है, उसका जो विकास किया था वो किया था दिस्पिसिज ने किया था। किसने किया था? दिस्पिसिज ने किया था। ठीक। आप लगे हाथ मुझे बता दीजिएगा कि ये जो जॉर्ज एडमर्स हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी या किसका विकास किया था या फिर किसका आविष्कार किया था? जो भी होगा आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्र की बुनाई हेतु करघे की आवश्यकता होती है। यह करघे होते हैं, यानी कि जब आप वस्त्र की बुनाई करते हैं तो आपको करघे की आवश्यकता होती है। अब ये करघे होते कौन कौन से हैं या कितने प्रकार के होते हैं? क्या ये पावर लूम करघे का प्रकार है, हैंडलूम करघे का प्रकार है, या फिर पीठ लूम करघे का प्रकार है, या ये तीनों ही आपके करघे के प्रकार हैं? तो हमें पता है कि वस्त्र की बुनाई के लिए हमें करघे की आवश्यकता होती है। अब ये जो करघे होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? तो सबसे पहला आपका आता है पावर लूम, जो कि ये ऑटोमेटिक चलता है। दूसरा है आपका हैंडलूम। हैंडलूम का मतलब क्या हो गया कि जिसे आप हाथों के द्वारा चलाते हैं, वो है आपका हैंडलूम। थर्ड वाला है आपका पीठ लूम। पीठ लूम मतलब जिसे आप ज़मीन के अंदर में यानी कि गड्ढा खोद कर बनाते हैं, वो आपका होता है पीठ लूम। तो ये तीनों ही आपके लूम के प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? हैंडलूम, पावर लूम, हैंडलूम और आपका तीसरा कौन-सा है? पीठ लूम। तो इसे ध्यान रखिएगा, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक डेनियर किसके बराबर होता है? या हमें यूँ बोलें कि एक डेनियर बराबर कितना मीटर होता है? क्या 9000 मीटर होता है? 10,000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो एक डेनियर होता है, एक डेनियर आपका 9000 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो ये 9000 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रंगाई व छपाई के पर्यावरण हितैषी तरीके हैं। अब ये पर्यावरण हितैषी तरीका क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि रंगाई और छपाई की ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, पर्यावरण में हानि नहीं पहुंचता है। तो जिन रंगों से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है वो आपके कहलाते हैं पर्यावरण हितैषी। अब आपको बताना है कि ये जो रंगाई और छपाई की विधि है, इसमें कौन सी ऐसी विधि है जो पर्यावरण हितैषी है? तो सबसे पहले आपका आ जाता है बिना पानी की छपाई, दूसरा है डिजिटल छपाई, तीसरा है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जितने भी तरीके दिए गए हैं ये तीनों तरीके आपके पर्यावरण हितैषी होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, रंग में झाग आने का अर्थ क्या है? यानी कि जब आप वस्त्र को रंग रहे हों, तो मतलब जब आप रंग डालते हैं तो रंग में अगर झाग आ जाता है तो इसका क्या अर्थ होता है? रंग खराब है, रंग उत्तम किस्म का है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब आप रंगते हैं तो अगर रंग में झाग आता है,
इसका मतलब आपका रंग अच्छा नहीं है, रंग खराब है। वस्त्र पर रंग भी समान नहीं चढ़ेगा, असमान रहेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, बाटिक छपाई का शुभारंभ हुआ था, यानी कि जो बाटिक छपाई है इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? अमेरिका में, इंडोनेशिया में, भारत में या फिर श्रीलंका में? तो जो बाटिक छपाई है, बाटिक छपाई का शुभारंभ इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर रंग ज़्यादा होने पर प्रयोग करना चाहिए। जैसे कभी आप रंग कर रहे हैं और ऐसे में अगर आपके वस्त्र पर रंग ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? नींबू का रस प्रयोग में लाएंगे, सिरके का उपयोग करेंगे, या ये दोनों ही आप उपयोग में लाएंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो जब कभी आपके कपड़े पर रंग ज़्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको नींबू के रस और सिरके का उपयोग करना चाहिए। ठीक। क्या क्या? नींबू का रस और सिरके का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब के फुलकारी में प्रयोग किए जाने वाले टाँके हैं, इनमें से कौन सा टाँका है जिसे आप पंजाब की फुलकारी में उपयोग करते हैं? चैन स्टिच, हैरिंगबोन, डर्निंग स्टिच या उपरोक्त सभी? तो जो आपकी पंजाब की फुलकारी है, पंजाब की फुलकारी में आप इन सभी टाँकों का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, टाँके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, मणिपुर की कढ़ाई को जाना जाता है। जो आपकी मणिपुर की कढ़ाई है उसे किस नाम से जाना जाता है? रत्नों की भूमि के नाम से, जौहर की भूमि के नाम से, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपकी मणिपुर की कढ़ाई है, मणिपुर की कढ़ाई को आप रत्नों की भूमि और जौहर की भूमि के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी में फैशन का काम शुरू हुआ। अब यहाँ से हम थोड़ा फैशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन के माध्यम से ही हम फैशन को पूरा कवर अप कर लेंगे। ठीक। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा टॉपिक है आपका फैशन। ठीक। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी आपको आंसर मिलेगा। तो जो एक तो पहली बात, 19वीं शताब्दी में फैशन का काम शुरू हुआ। अब ये शुरू किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ द्वारा, आस्कर द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 19वीं शताब्दी में फैशन का काम शुरू हो गया, ये तो हमें पता है। किया किसने? तो ये जो काम शुरू किया वो किया आपके चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ द्वारा। ये आपका चार्ज नहीं है, ये चार्ल्स है आपका। ठीक। तो चार्ल्स फ्रेडरिक फ्रेडरिक वर्थ के द्वारा फैशन का काम शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए, फैशन की 3 थ्योरी हैं और यहाँ पर आपको तीनों थ्योरी के नाम दिए गए हैं। तो अगर आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं तो फटाफट इन तीनों थ्योरी के नाम आप नोट कर लीजिए। जब फैशन अमीर से गरीब वर्ग में जाता है तब कहलाता है। फैशन की आपकी ये 3 थ्योरियाँ हैं। कौन कौन सी? ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी है, ट्रिकल डाउन थ्योरी है और ट्रिकल अप थ्योरी है। थोड़ा सा आप माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिएगा, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या? कि जैसे जब जो फैशन है वो अमीर वर्ग से गरीब वर्ग तक आता है, यानी कि फैशन यहाँ से ऊंचे से चला नीचे आया। ठीक। इस तरह से तब ये कौन सी थियरी में ऐसा होता है? तो ये ट्रिकल डाउन थियरी में क्या होता है? फैशन ऊपर से चलकर नीचे आता है, यानी कि अमीर वर्ग से फैशन चलकर गरीब वर्ग में आता है। वहीं अगर बात करें ट्रिकल अक्रॉस की, तो ट्रिकल अक्रॉस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ना तो पहले अमीर के पास जाता है और ना ही पहले गरीब के पास जाता है, यानी कि इसे दोनों वर्ग बराबर पहनते हैं।
साथ ही साथ पहनते हैं। और जो आपकी ट्रिकल अप थियरी है, इसमें क्या होता है, तो जो आपकी ट्रिकल अप थियरी है, ये गरीबों से अमीर तक जाती है, यानी कि ये इसका जो डायरेक्शन होता है इस तरह से होता है, ठीक। तो इसके उदाहरण आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे जैसे जो आपका ये जीन्स मिलता है, जो लेदर के बैग हैं, और जो आपकी जीन्स जो आपने देखा होगा कुछ कटी कटी सी रहती हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी जीन्स है, अ, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो जैसे जो गरीब वर्ग था तो उसके पास कपड़े नहीं थे, तो वो फटे पुराने पहन रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो अमीर वर्ग है वो देखकर उसे फैशन के तौर पर अपना रहा है। जबकि आपको पता है, अगर एक सही जीन्स लिया जाए जो फटे नहीं होते हैं, तो वो सस्ती मिल जाएगी। लेकिन जिन्हें फाड़ा जाता है उनमें मेहनत ज़्यादा लगती है, बहुत सँभाल कर काम करना पड़ता है, तो वो महँगे होते हैं। तो जो आपका इस तीनों थियरी में आपको क्या समझना है, तीनों थियरी में बस यही समझना है, ट्रिकल अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि इसमें फैशन दोनों वर्ग, यानी कि गरीब वर्ग और अमीर वर्ग दोनों में बराबर आया। और ट्रिकल ट्रिकल डाउन थियरी में क्या होता है कि फैशन जो है वो अमीर वर्ग से गरीब वर्ग में आता है। ट्रिकल अप में क्या होता है, तो जो फैशन है वो गरीब से अमीर तक जाता है। बस तीनों थियरी का मतलब यही है, आपको यही समझ लेना है, ठीक। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, ट्रिकल डाउन थियरी, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, फैशन के ट्रिकल डाउन थियरी के प्रतिपादक हैं। यानी कि जो आपका ये ट्रिकल डाउन थियरी था, वो इसके प्रतिपादक कौन थे? क्या वो वेवलिन थे, रोबिन्सन्स थे, रोबिन्सन थे, या फिर ये दोनों ही थे, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका ट्रिकल डाउन थियरी थी, उसके प्रतिपादक कौन थे? तो उसके प्रतिपादक थे वेवलिन। कौन थे? वेवलिन थे। अगर बात की जाए रोबिन्सन की, तो रोबिन्सन जो थे ये आपके ट्रिकल अक्रॉस थियरी के समर्थक थे या फिर प्रतिपादक थे, ठीक। दोनों नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, फैशन की राजधानी है, यानी कि आप फैशन की राजधानी किसे कहते हैं? क्या वो अमेरिका है? क्या वो पेरिस है, इंग्लैंड है, या फिर भारत है? तो फैशन की राजधानी के नाम से पेरिस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो फैशन की राजधानी के नाम से पेरिस को जाना जाता है। ये क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलिएगा, शायद हमने इसे थ्योरी की क्लास में डिस्कस नहीं किया है, ठीक। और ये सुइयों के नंबर को भी ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना है कि ऊनी वस्त्र के लिए उपयुक्त सुई का नंबर है, यानी कि जब आप ऊनी वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं तो ऊनी वस्त्र में आप कितने नंबर की सुई का प्रयोग करेंगे? 9 नंबर की, 21 नंबर की, 12 नंबर की, या फिर 14 नंबर की? तो जो आपका ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र के लिए आप 9 नंबर की सुई का उपयोग करेंगे। वहीं अगर बात की जाए रेशमी या फिर महीन कपड़े के लिए, तो इसके लिए आप 12 नंबर की सुई का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले 3-4 क्वेश्चन आपके सुई से ही रिलेटेड हैं। अगर आपके पास मोटा वस्त्र है, तो मोटे वस्त्र के लिए आप कितने नंबर की सुई का उपयोग करेंगे? क्या वो 16 नंबर की होगी, 18 नंबर की होगी, 15 नंबर की होगी, या फिर 20 नंबर की होगी? तो मोटे वस्त्रों के लिए हमें प्रयोग करना है 18 नंबर की सुई का। किस नंबर की सुई का? तो 18 नंबर की सुई का उपयोग हमें मोटे वस्त्रों के लिए करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर सुई की आवश्यकता होती है? ये अमूमन हमारे घरों पर सिला जाने वाला वस्त्र होता है। तो एक दिन मैंने आपसे ये पूछा भी था कि आप मुझे बताइए, जो हम अपने घरों पर कपड़े सिलते हैं उसमें कितने नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं?
आपने जवाब नहीं दिया था। अगर जवाब नहीं दिया था तो यहाँ सुन लीजिए कि जो साधारण सूती वस्त्र होते हैं, उनके लिए आपको कितने नंबर की सुई की आवश्यकता होती है? तो आपको उनके लिए जो सुई के नंबर चाहिए होती है वो 16 नंबर की। आप अपने घरों पर देखेंगे तो सामान्यतः आप 16 नंबर की सुई से ही कपड़ों को सिलते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले फैशन चैनल का प्रसारण हुआ। ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कीजिएगा कि सबसे पहले फैशन चैनल का प्रसारण हुआ। कब हुआ? 1950 में हुआ, 1980 में हुआ, 1990 में हुआ, 2010 में हुआ। तो जो फैशन चैनल का प्रसारण हुआ था, वो हुआ था 1980 में। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अभी-अभी हमने सुई से रिलेटेड क्वेश्चन किया, उसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। उसको हमें अपने थियरी की क्लास में ही कर लेनी चाहिए थी। बट कोई नहीं, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपकी बुक में स्पेशल दिया गया है अलग से कि किस नंबर, इस वस्त्र के लिए किस नंबर की सुई की आवश्यकता होती है। अगर कोई चीज़ अलग से दी गई है आपकी बुक में तो उसे ज़रूर नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की पहली फैशन पत्रिका फ्रैंकफर्ट कब प्रकाशित हुई? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं आपके। क्या-क्या? पहला ये कि विश्व की पहली फैशन पत्रिका कौन सी है? तो वो है आपकी फ्रैंकफर्ट है, ठीक? नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, बार-बार बोल रही हूँ। और ये प्रकाशित कब हुई थी? 1586 में हुई थी, 1680 में हुई थी, 1990 में हुई थी या 1810 में हुई थी। तो जो आपकी पहली फैशन पत्रिका थी, उसका प्रतिपादन कब हुआ? तो 1586 में हुआ था। कब हुआ था? 1586 में हुआ था। और उस पत्रिका नाम क्या था? तो उस पत्रिका का नाम था फ्रैंकफर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र जो गले में स्कार्फ की तरह पहना जाता है, क्या है वो? यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में गले में स्कार्फ की तरह लोग लपेट कर रखते हैं, वो क्या है? क्या वो रहीदे है, तिलपात्रा है, पन्नो भाजू है या इनमें से कोई नहीं? तो जो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र है जिसे लोग अपने गले में लपेटते हैं स्कार्फ की तरह, वो है रहीदे। क्या बोलते हैं उसे हम? तो उसे हम बोलते हैं रहीदे के नाम से। अगर बात की जाए तिलपात्रा की, तो तिलपात्रा आपके फुलकारी का ही प्रकार है। फुलकारी में आपने पढ़ा था चोप, सूभर और तमाम आपने पढ़ा था। तो उसी में एक और आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या? तिलपात्रा। ये भी आपके फुलकारी का ही प्रकार होता है, ठीक? अब बात करें पन्नो भाजू की, तो ये पन्नो भाजू जो है ये आपके गोवा का प्रसिद्ध वस्त्र है, जो कि वहाँ की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो तीनों पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिएगा, 3 के तीनों आपके लिए नए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंगोरा खरगोश मुख्यतः पाया जाता है। जो आपका एक आपने जब पढ़ा था तो एक अंगोरा बकरी का भी नाम सुना था और एक अंगोरा खरगोश के नाम का नाम भी सुना था। तो आपको बताना है जो ये अंगोरा खरगोश है, ये कहाँ पाया जाता है? क्या फ्रांस में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है या फिर ये चीन में पाया जाता है? तो जो आपका अंगोरा खरगोश है, ये अंगोरा खरगोश आपका फ्रांस में पाया जाता है, ठीक? लगे हाथ आप ये भी बता दीजिएगा कि जो अंगोरा बकरी है ये कहाँ पाई जाती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, स्पिनरेट किस धातु का बना होता है? सबसे पहले तो आपको याद आ गया होगा कि ये स्पिनरेट है क्या? तो वही जो हमने आपको बताया था कि ये जो सिवई बनाने वाली मशीन होती है, उसी के समान होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक? तो इसी से जो है आपका यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा उल्टा बन गया। ये आपका कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे कुछ प्लेट सी बनी होती है, ये छिद्र सा होता है।
तो इसी में से आपके जो कृत्रिम रेशे हैं इसी स्पिनरेट से गुजारे जाते हैं। और इसमें तमाम अलग-अलग प्रकार के प्लेट लगे होते हैं जिनमें छिद्रों की संख्या अलग-अलग होती है। तो आपको बताना है जो ये स्पिनरेट है ये किस धातु का बना होता है? ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कीजिएगा कि ये प्लैटिनम का बना होता है, लोहे का बना होता है, चांदी का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है। तो हमें पता है कि ये जो स्पिनरेट होता है ये आपका प्लेटिनम धातु का बना होता है। किसका बना होता है? तो ये प्लेटिनम धातु का बना होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, नायलॉन की मजबूती का क्या कारण है? जो नायलॉन आपने देखा ना कि ये जो नायलॉन है ये अपनी मजबूती की वजह से भी जाना जाता है। तो जो ये नायलॉन में मजबूती है इसकी मजबूती का कारण क्या है? इसकी जैसे कहते हैं ना लोग कि आपकी सुंदरता का राज क्या है? तो वैसे ही नायलॉन की मजबूती का क्या राज है? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर नाइट्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन बॉन्ड है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई जो लोगों की खूबसूरती का राज होता है वो क्या होता है? अब जो खूबसूरत है वही बता सकता है क्या है? यहाँ तो हम बात करेंगे नायलॉन की। तो जो नायलॉन की मजबूती है, ये इसकी मजबूती का जो कारण है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही नायलॉन काफ़ी मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैकार्ड करघे का आविष्कार कब हुआ था? आपने एक जैकार्ड बुनाई का भी नाम सुना था, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो जैकार्ड करघा है इसका आविष्कार कब हुआ था? 1805 में हुआ था, 1801 में हुआ था, 1810 में हुआ था, 1850 में हुआ था। जैकार्ड से रिलेटेड आपको 2 सन मिलते हैं, एक मिलता है 1805 और एक मिलता है 1801। अब इन दोनों का क्या मतलब है दोनों सन का? तो जो 1801 है, 1801 में जैकार्ड करघे का आविष्कार हुआ था और जो जैकार्ड बुनाई का आविष्कार हुआ था वो हुआ था आपके 1805 ईस्वी में। तो इन दोनों के सन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, वैसे एक बार मुझे बता दीजिएगा कि जैकार्ड करघे की खोज किसने की यानी कि आविष्कार किसने किया था? ठीक। जो जैकार्ड आपका करघा है इसका आविष्कार किसने किया था? जैकार्ड बुनाई से निर्मित वस्त्र है यानी कि जो जैकार्ड बुनाई है उससे निर्मित वस्त्र है क्या? कुशन कवर है, ब्रोकेड है, अपहोल्स्ट्री है या फिर उपरोक्त सभी? यानी कि जो आपका जैकार्ड बुनाई से निर्मित वस्त्र है वो आपका कुशन कवर है, ब्रोकेड है, अपहोल्स्ट्री है। ये तीनों ही आपके जैकार्ड बुनाई से निर्मित वस्त्र हैं। अगर आपके पास मंजू पाटनी मैम की बुक है तो उसमें आपको कई जो आपकी जो आपकी बुनाइयाँ हैं बुनाई के कौन-कौन से वस्त्र हैं उसके उदाहरण भी दिए गए हैं। अगर आपके पास बुक है तो एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्र को समान रूप से चौड़ा करना, ये आपकी परिसज्जा की बात आ गई। अगर बात करें परिसज्जा की तो उसमें जो वस्त्र को समान चौड़ाई प्रदान की जाती है जब आपका वस्त्र तैयार होता है तो वो कैसे आपका टेढ़ा मेढ़ा तिकोना पिकोना होता है। तो परिसज्जा के द्वारा उसे हम क्या करते हैं? तो परिसज्जा के द्वारा हम उसे समान चौड़ाई का बनाते हैं। अब जो हम समान चौड़ाई का बनाते हैं तो ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? क्या हम साइजिंग करते हैं? क्या हम टिंटरिंग करते हैं? या फिर हम मोयरिंग करते हैं या हम सेनफोराइजिंग करते हैं? तो आपको पता है कि वस्त्र को समान रूप से चौड़ा बनाने का कार्य जो किया जाता है वो टिंटरिंग में किया जाता है। अब साइजिंग में क्या होता है? तो साइजिंग में आप क्या करते हैं? वस्त्र को कड़ा करते हैं, स्टार्च लगाने का काम करते हैं। ठीक। वहीं बात करें मोयरिंग की, मोयरिंग का अर्थ होता है जो आप वस्त्र पर पानी के लहरों के समान जो नमूने बनाते हैं वो आपका कहलाता है मोयरिंग।
और सेंफोराइजिंग आपको पता है कि ये एक व्यापारिक चिन्ह है। जिस वस्त्र पर ये व्यापारिक चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये वस्त्र धुलाई के बाद सिकुड़ेगा नहीं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, मणिपुर की कढ़ाई में शीशे का काम किया जाता है। जो मणिपुर की कढ़ाई है उसमें शीशे का काम किया जाता है, जिसे कहते हैं, ये मणिपुर तो मैंने लिख दिया है, बट ये और एक जगह पर होता है। जो काठियावाड़ की कढ़ाई है वहाँ पर भी जो शीशे का काम होता है, वहाँ पर भी इसे यही बोला जाता है। तो आप बताइए, जो मणिपुर की कढ़ाई है उसमें जो शीशे का काम किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्या वो आपका अबला भारत है? क्या वो आपका हीर भारत है? क्या वो आपका मोची भारत है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मणिपुर की कढ़ाई है जिसमें शीशे का काम किया जाता है, वो कहलाता है आपका अबला भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका अबला भारत कहलाता है। यहाँ पर आपके लिए एक काम है कि आप बताएंगे ये हीर भारत और मोची भारत किस में आपने पढ़ा था, किस कढ़ाई में पढ़ा था। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटे व भारी तथा अधिक गंदे वस्त्र की धुलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे वस्त्र जो मोटे हैं, भारी हैं और गंदे भी अधिक हैं। तो इनकी धुलाई के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? क्या आप रीठे का उपयोग करेंगे? क्या अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करेंगे? सिकाकाई का प्रयोग करेंगे? या फिर गेहूं के चोकर का सत्तू आप प्रयोग करेंगे? आपको याद आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने कहाँ से उठाया है। ये क्वेश्चन हमने उठाया है शोधक पदार्थ से। शोधक पदार्थ क्या थे? जिनके द्वारा आप अपने वस्त्रों की साफ सफाई कर रहे थे, उनकी गंदगी को हटा रहे थे, दाग धब्बों को छुड़ा रहे थे। ठीक। उसी में हमने साबुन और डिटर्जेंट के बारे में भी पढ़ा था। तो आपको बताना है, जब हमारे वस्त्र मोटे भी हैं और बहुत गंदे भी हैं, तो ऐसे वस्त्रों के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? क्या रीठा का प्रयोग करेंगे? आप कहेंगे नहीं। ये तो जब वस्त्र अधिक गंदे होते हैं तो वो उनकी साफ सफाई नहीं कर पाता है। हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करने से वस्त्र हमारे अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दाग धब्बों को पहचाना जा सकता है। जो आपके दाग धब्बे हैं आप उनको कैसे पहचान सकते हैं? देख कर पहचान सकते हैं, सूंघ कर पहचान सकते हैं, स्पर्श करके पहचान सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमने जब दाग धब्बों की क्लास ली थी तो सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले दाग को पहचानेंगे कैसे। जैसे एक बीमार व्यक्ति के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है जानना कि उसको बीमारी कौन-सी है, तभी तो हम इलाज करते हैं, यानी कि डॉक्टर इलाज करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो उसी तरह से जब हमारे वस्त्रों पर दाग धब्बे लग गए हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये दाग धब्बे हैं किस चीज़ के। तो हम उनको देख कर भी जान सकते हैं, सूंघ कर भी जान सकते हैं और उन्हें स्पर्श कर कर भी जान सकते हैं। जैसे जैसे कुछ ऐसे दाग होते हैं जो कैसे हो जाते हैं, कड़े कड़े हो जाते हैं। तो जब आप वस्त्र को छुएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ का दाग है। कुछ दाग ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखकर ही बता सकते हैं कि किस चीज़ का दाग है। वहीं कुछ दाग ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल से आपको पता चलता है कि ये किस चीज़ का दाग है। तो ये सभी जो हैं, ये सारे के सारे हमारे दाग पहचानने की विधियाँ होती हैं। ठीक। यानी कि दाग धब्बों की पहचानने की ये सारी विधियाँ हैं। उपरोक्त सारी विधियों के द्वारा हम दाग धब्बों को पहचान सकते हैं। ठीक। तो ये मैंने सिर्फ 40 क्वेश्चन लिए हैं। गिनती के तो ये 40 क्वेश्चन हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक। तो उम्मीद है कि आप पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठे होंगे। साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा जो आपको नई चीज़ें मिली हैं। तो बस आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। कल तो संडे है ही, कल तो हमारी प्रैक्टिस होगी ही।
ध्यान रखिएगा मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीडी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट हम स्टार्ट करेंगे। वही हमारा बच रहा है। बाकी की 4 ब्रांच हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कौन-कौन सी? एक बार हम देख लेते हैं। तो जो हमने अभी तक अपना जो अपने 4 ब्रांच किए हैं उसमें आपका होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन साइंस एंड टेक्सटाइल, ये चारों हमने पूरी तरह से अपना कवर कर लिया है। हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। अब हमारा बच रहा है सीडी। तो कल हमारी प्रैक्टिस अभी जारी रहेगी क्योंकि कल है संडे और आपको पता है कि हम संडे को प्रैक्टिस ही करते हैं, ठीक? तो मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे अपना सीडी का पार्ट, ठीक है? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आप जो है नंबर मत काउंट कीजिएगा। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 क्वेश्चन ही किया है। आप साथ-साथ अगर देखेंगे तो हमने 100 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दें, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।